Hello everyone, welcome back to BT Education Institute. This is Shruti and I hope you all must be fine. तो जैसे कि हमारे YouTube चैनल आप लोग 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट वीडियोस हम लेकर आते हैं। तो जो आज का वीडियो है हमारा वो हमारे CBSE क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, आज वाला चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज जितने भी इसमें जो टर्म्स हैं आपके डेफिनेशंस हैं और वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सारे के सारे जो भी एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं हम उसको करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मोशन? मोशन का मीनिंग क्या है? यानी कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स उसे हम मोशन कहते हैं। यानी कि जब कोई बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बॉडी के लिए हो सकता है मोशन हो, लेकिन दूसरी बॉडी के लिए हो सकता है वो मोशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और इन अ कार, अगर आप किसी बस या कार में ट्रैवल कर रहे हो तो और कोई इंसान बाहर रोड पे खड़ा हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग। अगर आप बस में हो तो आप तो ट्रैवल कर रहे हो बिकॉज वो इंसान अपनी जगह पे रुककर आपको देख रहा है। लेकिन आपके जो फेलो पैसेंजर्स हैं जो आपके साथ बस में कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी पोजीशन उनके अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं हो रही है, तो आप उनके साथ कैसे हो? रेस्ट में। तो एक पर्सन एक ही टाइम पर एक इंसान के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए वो मोशन में भी हो सकता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब जो मोशन है हमारा वो सिंपल हो सकता है। सिंपल यानी कि मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम जानते हैं कर्वीलिनियर मोशन के नाम से। सॉरी, रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन, और एक होता है हमारा कर्वीलिनियर यानी कि कर्व पाथ पे जो मोशन होता है उसे हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। तो कोई बॉडी एक समय पे स्ट्रेट और राउंड यानी कि कर्व पाथ दोनों पे मूव कर सकती है, उस तरीके के मोशन को हम कॉम्प्लेक्स मोशन कहते हैं। When a body is showing both type of motion, then it is said to have a complex motion. अब ये कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, एक यू शेप रेसिंग ट्रैक है ना, ओवल शेप। तो कोई इंसान पहले तो स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे एंड देन विल टेक अ टर्न, तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स मोशन के अंदर आ जाएगा। अब जब आप इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, आप डिस्टेंस, वेलोसिटीज भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक पॉइंट है जो मैं क्लियर कर देती हूँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। स्केलर और वेक्टर। नो व्हाट इज द स्केलर? जो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, यानी कि जैसे कि मैंने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब अंतर समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, ए से बी, ये डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। तो जो अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाए और बी से ए तक वापस आएगा तो उसका टोटल डिस्टेंस आप कितना मानोगे? 10 + 10 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो द एक्चुअल path covered by an object is called the distance traveled by the body. तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये देखा तो 10 गया और 10 वापस आया, तो टोटल दूरी उसने तय की है 20 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ या द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय अ बॉडी एट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था और फाइनल पोजीशन यानी कि जहाँ पर वापस आ गया। अब ये बॉडी ए से बी तक गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से? 10 किलोमीटर। लेकिन जब ये बॉडी बी से वापस ए पर आ गई तो इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम है कि नहीं है? यानी कि जहाँ शुरू किया था वहीं पे खत्म किया है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ऐसे जाना +10 और वापस आना -10, तो 10 + 10 आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी भी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर और बच्चे उसमें बहुत मिस्टेक कर आते हैं, तो प्लीज आपको याद रखना है। अब ऐसे एक पॉइंट मुझे मिला, डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो सकता है। किस पोजीशन में 0 होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है बॉडी की वो
सेम होगी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ओनली इन दैट कंडीशन। और डिस्टेंस कब जीरो, और डिस्टेंस कभी भी जीरो हमारा नहीं हो सकता है, आपको ये याद रखना है। दोनों की जो इनके बीच में डिफरेंस क्या आता है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो दोनों की क्या है हमारी, मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मीटर में ही उसको हम मेजर करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो किस सिचुएशन में सेम होंगे, तो जब बॉडी कैसे पाथ में मूव करी है, ऑन अ स्ट्रेट पाथ। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता और वहीं रुक जाता, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके जो है वो दोनों की दोनों बराबर रहते। लेकिन इस बॉडी ने डिस्टेंस ये वापस आ गया अपनी पोजीशन में, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर डिफरेंट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो उसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उससे लेस देन हो सकता है, लेकिन उससे ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला बहुत क्वेश्चन बार-बार है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। इट कुड बी बोथ कुड बी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, आपको आई होप याद रहेगा। ओके, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में कोई बॉडी यहाँ से शुरू होकर यहाँ अगर वापस आ जाती है, यहाँ से शुरू होके वापस आ गई है, तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है इस ऑब्जेक्ट की, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैं ये पूछूं तो एक ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पर जाकर रुक गया, तो इससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, हाफ ऑफ द सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो आंसर आएगा ओनली पाई r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये सीधा, और ये इसको हम जानते हैं डायमीटर के नाम से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r। आपको प्लीज ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक बॉडी है सेमी सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक गई है, तो उसका डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उसका डिस्टेंस होगा पाई r और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका इस जो बुक में है ये। अब हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार या स्कूटर्स होते हैं, उसमें 2 मीटर फिट होते हैं। एक होता है हमारा ओडोमीटर और एक होता है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का नाम से समझते होंगे, जो स्पीड को कैलकुलेट करेगा। ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, यानी कि जो मीटर है जो ये बताता है कि हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई बॉडी जब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर दूसरे मिनट में भी 10 किलोमीटर, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, तो यानी कि सेम। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल जो आपका मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, फिर आपके जो फैन के ब्लेड्स हैं वो है, ये सारे के सारे आपका यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। उसका नेक्स्ट आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 5 किलोमीटर किया, फिर दूसरे मिनट में ट्रैफिक ज्यादा तो 2 किलोमीटर पर रह गए, तीसरे मिनट में 1 किलोमीटर ही किया, तो अलग। तो उस तरीके के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई चीज ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे की तरफ जो चीज आ रही है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे हट के आती जाएगी उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है इसकी वजह से। ओके, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्राफ मैं आपको बताना चाहती हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा ऐसा हो सकता है कि स्पीड बढ़ रही है, या फिर इट कुड बी अ कर्व लाइन और अ पैराबोला। आपको ये चीज याद रखनी है। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड दीस टू ग्राफ्स सजेस्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार-बार यही बोलती रहती हूँ क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, आपकी डिटेलिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको कंसेप्ट वाइज पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठते हो प्लीज एक शॉर्ट नोट्स अपने खुद बनाने हैं आपको,
रिवीजन करना हो एग्जाम्स में, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल्स हो, आपके लिए रिवीजन आपका आसान रहेगा। ठीक है, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई बॉडी कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसे हम कहते हैं स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में भी इसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, d अपॉन t। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज दिस, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये है किसी जर्नी के दौरान गाड़ी जो है पहले घंटे में 20 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर चली, फिर तीसरे में 20-25 किलोमीटर चली। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल एक जर्नी है ए से बी तक, पहले आवर में 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चली, दूसरे में 30 में चली, और जो चौथे में है वो चली 20, और ये 1 आवर। अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस है 20, फिर है 30, फिर है 20, इन सबको ऐड कर दोगे अपॉन 3 आवर्स लगा दोगे 40-70 अपॉन 3, तो जो आंसर है वो तुम्हारा कुछ 23.33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है बिकॉज़ इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज टू फाइंड एवरेज स्पीड। नाउ स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि जिसके लिए मैंने एक और टर्म दिया है वेलोसिटी। जो स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्लाइंट बोल दूं अ कार इज ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, यानी कि जो गाड़ी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्शन। तो कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर, और जिसको हम जानते हैं वेलोसिटी के नाम से। स्पीड s स्केलर, वेलोसिटी v वेक्टर, s s v v याद रहेगा आपको। दोनों की जो वैल्यू है वो सेम, ऐसा यूनिट सेम है मीटर पर सेकंड। जब आप न्यूमेरिकल्स में कर रहे हो तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन अगर अलग से मेंशन्ड है आपका तो आपको वहां पे इसको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये बोला जाए दैट अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम A to B एंड देन बैक B to A, जब A से B गया तो वो गया था 20 किलोमीटर पर आवर पे, और जब आया था तो आया था 30 किलोमीटर पर आवर पे। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड आप निकाल दोगे क्योंकि गया और वापस आया। लेकिन इस कंडीशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, A से B गया, B से वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो 0 हो जाएगी, कि मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रही हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको ये याद रखना है। तो अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर आएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब जैसे हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हम ऐसे एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। देखो जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैं लास्ट में सारे क्लियर करके लिख दूंगी, उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आसानी रहेगी कि कौन से न्यूमेरिकल में हमको कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी उसको डिनोट करते हैं v से और अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है, ऐसा यूनिट वही मीटर पर सेकंड है उसकी तरह, आपकी स्पीड की तरह, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये है। न्यूमेरिकल जैसे कि मैंने बताया मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैं सिर्फ आपको टर्म समझा रही हूं, एक बार आप इनको गो थ्रू कर लेना तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो आसान हो जाएंगे। तो पहले स्केलर वेक्टर देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड देख ली, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज योर acceleration. What is this? Acceleration, the rate of change of velocity. Acceleration क्या बोल रही हूँ उसको मैं, rate of change of
यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल a से। v रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, हमने उसमें एक्सेलरेशन अप्लाई किया और उस गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसमें हमने जो टाइम लगाया वो लगाया 1 मिनट का। तो वेलोसिटी हो गई 20, थी कितनी 10, टाइम मैंने बोला आपको 2 सेकंड्स। तो आंसर क्या आएगा 10/2। तो एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10/2 इज इक्वल टू 5। जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम मीटर s-2। आई होप लॉस ऑफ एक्सपेंस हम पढ़े हैं। जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं पावर वाले के साथ, उसकी पावर जो है नेगेटिव में चली जाती है रेसिप्रोकल की वजह से। तो या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर ms-2 आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन, वहां पे भी ये टर्म आपके लिए बार-बार आने वाला है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट हो गई। फार्मूला है हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी देखते हैं, मतलब एक्सेलरेशन लगेगा वहां पे। अब एक टर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। अगर किसी गाड़ी की जो स्पीड है, किसी भी ऑटोमोबाइल या किसी भी व्हीकल की स्पीड अगर सेम इंटरवल्स में सेम रेट के साथ चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट या कार की जो स्पीड है वो सेम इंटरवल्स में सेम उसके साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आपके क्वेश्चन यूज हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, अच्छा अब जब आप इसको फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ पे आपको यूनिट हो गया इसके सब यहाँ पर भी बता। अच्छा अब ये बताओ कि अगर वेलोसिटी 0 है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 0 कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। देन द एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 0 देन द एक्सेलरेशन इन दैट केस विल आल्सो बी 0। लेकिन एक केस है जहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, दैट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कल यानी कि सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इस कंडीशन में अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बार-बार 0 हो रहा है क्योंकि सेम पोजीशन पे वापस आ रही है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है, हो गई। लेकिन यहाँ पर इसको मैं बोल रही हूँ एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर टाइप में ट्रैवल करती है तो उसको आप देख रहे हो डिस्टेंस बार-बार चेंज, अपना डायरेक्शन बार-बार चेंज करना पड़ रहा है, डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इन दैट कंडीशन इट्स वेलोसिटी इज 0 बट ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि उसका डायरेक्शन बार-बार बदल रहा है इसलिए उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में, परेशानी नहीं होगी आप लोगों को अगर आप इस चीज को याद रखोगे। दैट इफ इज देयर एनी केस when the displacement is 0 your velocity is 0 but it is still moving under acceleration, so that is uniform circular motion UCM। अब अगर मैं आपको बोलूं, अब एग्जांपल क्या है इसकी, जो हमारी अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, जो हमारा मून है जो अर्थ के चक्कर काट रहा है और जो प्लैनेट्स हैं जो सन के ऑर्बिट कर रहे हैं या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सैटेलाइट है उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम में, तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। सी सर्कल में डिस्टेंस ट्रैवल करने का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r upon t। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 2 pi r upon t। अगर किलोमीटर में डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर लगाओगे, अगर मीटर में डिस्टेंस है तो मीटर पर सेकंड लगाओगे। एक और चीज बता दे दो, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है, क्या अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, एंड वाइस वर्सा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 से। इसको करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, नोट डाउन कर लेना। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18। अब कहोगे आया कैसे? अब कोई बॉडी है जिसकी स्पीड मुझे 5 मीटर पर सेकंड दे
3/5। इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगी तो 5/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन हमको मिला है ताकि हम लोग आराम से कन्वर्शंस कर सकें। पूरा 1000 और 60 to 60 लगाने की मेरे को इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपको। अब नेक्स्ट आपका इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मोशन का, 3 इक्वेशंस हैं जो न्यूटन ने दी थी टू कैलकुलेट सम वैल्यूज। आई एम गोइंग टू राइट दोस 3 इक्वेशंस। कौन कौन सी हैं? पहली इक्वेशन है v = u + at, दूसरी है s = ut + ½ at², और तीसरी है v² = u² + 2as। सबके अपने अपने मीनिंग्स हैं सिंबल्स के, वो आपको नोट डाउन करने हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज द डिस्टेंस, u फिर से वही इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो t पे टाइम पे है, फिर वही इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज टाइम, 2as, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि आपको ये यूज करनी है। अब आ जाओ ग्राफ्स पे। इस चैप्टर में 2 तरीके के ग्राफ हैं, एक तो है dt ग्राफ्स और एक है आपके vt ग्राफ्स। जो टाइम है वो हमेशा हमारा आएगा x एक्सिस पे और जो डिस्टेंस है वो जाएगा y एक्सिस पे, यूनिट है मीटर, यहाँ पे सेकंड। अच्छा, अब अगर ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीके का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो dt ग्राफ बता रही हूं, सारे नोट कर लेना। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो डिस्टेंस और ट्रैवल नहीं कर रही है, इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। ये 4 है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस इज द बॉडी एट रेस्ट। ये आपके 4 dt ग्राफ्स हैं। उसका नेक्स्ट है आपके vt ग्राफ्स। कौन से? vt का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम होगा टाइम x एक्सिस पे और जो वेलोसिटी है वो जाएगी y एक्सिस पे, और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट लगाओगे, इसकी सेकंड लगाओगे। इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसका मतलब है द बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। याद रखना है आपको, dt ग्राफ में ऐसे ग्राफ का मतलब होता है रेस्ट, और vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे ग्राफ का मतलब है द बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विद नो एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है हमारा vt ग्राफ का, इससे हमको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, और जो एरिया कवर्ड बाय vt ग्राफ होता है ये हमको देता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल के एरिया लगाओगे, ट्रापेजियम बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम आपको यूज करना है। ओके, अब एक और ग्राफ होगा आपका, सपोज v और t ना, जैसे इसमें ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। अगर कोई ग्राफ ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि यहाँ पे आपको इसकी स्पीड 0 हो रही है, तो दिस इज शोइंग डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब हम गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हैं तो जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हो जाती है और फिर फाइनली गाड़ी जो रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डिएक्सीलरेशन, यानी कि वो फोर्स जो नेगेटिव काम कर रहा है मोशन के। तो इसकी वैल्यू जो हमेशा वो नेगेटिव में लिखते हो आप डिएक्सीलरेशन की। अगर क्वेश्चन में भी आ रहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड तो आपको जो एक्सीलरेशन है वो माइनस में लेकर चलना है। आई होप आपको याद रहेगा। इसके अलावा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बाद है हमारा डिफरेंट ग्राफ्स हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ, यस, उसके बाद होते हैं। अब एक और चीज बता रही हूं, न्यूमेरिकल्स तो मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो आपको नोट डाउन करनी है बस इक्वेशंस ऑफ मोशंस करने के बाद। अगर आपके पास आ जाता है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और ब्रेक्स आर अप्लाइड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि गाड़ी रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, तो उस कंडीशन में u को हमेशा 0 लेना है और v हमको दे रखी होगी, फाइंड आउट करोगे। और एक गाड़ी एक स्पीड से चल रही थी लेकिन उसने ब्रेक्स लगाए और वो गाड़ी रुक गई, तो यहाँ पे u आपको गिवन होगी और v हमको लेनी है 0c। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि कहाँ पर क्या पुट करना है, u लगाना है कि v लगाना है। इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u is 0
एंड v आपको निकालनी होगी या गिवन होगी। और अगर ब्रेक अप्लाई हो रही है और जिस स्पीड के साथ चल रही है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी लेते हो, और ब्रेक अप्लाई हो रही है तो v हो गई आपकी 0। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, क्या किया मैंने, इफ आई थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्टिकली अपसाइड, तो उस कंडीशन में u जो गिवन है वो लेनी है। अब कोई चीज ऊपर तक गई तो एक सेकंड के लिए वो रुकती है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फिर नीचे आती है। तो जब कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर, तो इस पॉइंट पे v 0 हो जाती है, u आपको गिवन है वो लेनी है। और कोई चीज अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस पेन को ड्रॉप करी, तो इस समय ये पेन कैसा है, रेस्ट पे है, मेरे हाथ में रुका हुआ है, तो इस कंडीशन में मेरे को u 0 लेनी है। नीचे से ऊपर v 0 लोगे, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो u 0 लोगे, और v जो आपको गिवन होगी आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है तो समझ लो कि 60% न्यूमेरिकल्स जो है आपके वो सॉल्व कर लोगे आराम से बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, और आपको फाइंड आउट भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो नोट वाइज जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने बता दिए आपको, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, देन वी हैव टू फाइंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कैसे निकालते हो, फिर तीनों इक्वेशंस और मोशंस मैंने आपकी लिखी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, उसके बाद हमने पढ़े थे dt ग्राफ्स और vt ग्राफ्स। तो इस चैप्टर में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपका इतना ही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे चैप्टर का, उसमें जितने भी एनसीईआरटी के आपके न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो आपके टेक्स्ट हो या आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है, सेकंड वीडियो में हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को क्लियर खत्म कर लेंगे, तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो मेरे पास, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और उसके बाद फिर जो चीजें आपको शॉर्ट में बताई है प्लीज उनको नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूलेज एक तरफ लिख लेना सारे, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।